जय हिंद। मैं सुजीत कुमार। आज हम कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, यहाँ पर जो भी क्लास होगा वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास अब होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। कंप्यूटर क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुआ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुआ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूटर, ध्यान से, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुआ है, ठीक है। कहाँ से? कंप्यूट से हुआ है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर का क्या अर्थ है। व्हाट डज कंप्यूटर मीन, कंप्यूटर का क्या अर्थ है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेट करता है, ठीक है, गणना करता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम भी है संगणक। कंप्यूटर को, हाँ, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, संगणक, ठीक है। याद रखेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम भी क्या है? संगणक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर के जनक। सभी लोग को पता है कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर को बनाया था। चार्ल्स बेबेज ही हैं जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया। कौन से कंप्यूटर को बनाया था इन्होंने? कौन कौन से कंप्यूटर को आविष्कार किया था, ठीक है, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखिए, चार्ल्स बेबेज का जन्म, ध्यान से देखिए, चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? 1791 ईस्वी में हुआ था। 1791 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी, देखिए, 1871 में हुई थी, 1871 में, ठीक है, 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी। चार्ल्स बेबेज किस देश से संबंध रखते हैं, ठीक है? चार्ल्स बेबेज जो थे किस देश से? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से ये संबंध रखते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1791 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, कंप्यूटर का क्या अर्थ है एक बार फिर से देख लेंगे। कंप्यूटर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक बोला जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम भी है संगणक, ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है? कंप्यूटर के पिता है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर को इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो थे वो किस देश से संबंध रखते थे? विच कंट्री, किस देश से? तो चार्ल्स बेबेज थे वो इंग्लैंड से। कहाँ के? इंग्लैंड के थे।
ठीक है। जन्म उनका कब हुआ? 1791 में हुआ था, 1791 में हुआ था, यानी 1791 में हुआ। मृत्यु कब हुई थी? 1871 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज जो थे, ठीक है, कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किए थे? चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन से कंप्यूटर को बनाया था? ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। चार्ल्स बेबेज किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया वो कौन सा कंप्यूटर था? डिफरेंस इंजन। उन्होंने पहला जो कंप्यूटर बनाया था कौन सा था? डिफरेंस इंजन को बनाया उन्होंने। ठीक है, डिफरेंस इंजन को, ये आपका डिफरेंस इंजन है। ठीक है, डिफरेंस इंजन है आपका, उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा? ये है डिफरेंस, क्या नाम इसका? डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन को कब इन्होंने बनाया था? देखिए चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब आविष्कार हुआ? 1822 में इसका आविष्कार किया। ठीक है, क्लियर है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को कब बनाया था? तो 1822 में बनाया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि जो डिफरेंस इंजन था हमारा, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया, उसकी विशेषता यह थी, डिफरेंस इंजन दशमलव के बाद के वो 20 अंक तक की गणना कर सकता था। ठीक है, दशमलव के बाद के 20 अंक, यानी डेसिमल के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 20 अंक तक वो गणना कर सकता था। कौन? डिफरेंस इंजन। क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन। ठीक है, कब बनाया गया? 1822 में बनाया गया था। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ? 1822 में। इसकी विशेषता क्या थी? तो डिफरेंस इंजन की विशेषता थी कि वो दशमलव के बाद के 20 अंक तक ही गणना कर सकता था। ठीक है, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, पहला उन्होंने कौन सा बनाया? डिफरेंस इंजन, जिसका आविष्कार उन्होंने 1822 में किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरा इंजन बनाया, दूसरा कंप्यूटर का आविष्कार किया। दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, कंप्यूटर का भी इंट्रोडक्शन चल रहा, अभी इसके बाद कंप्यूटर का विकास आएगा, जिसमें हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। देखिए चार्ल्स बेबेज बाद में आते हैं, उनसे पहले भी कंप्यूटर आए थे, जो हम कंप्यूटर के विकास के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब समझते हैं दूसरा कंप्यूटर जो उन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? क्या नाम है उसका? एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया दूसरा कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया। ठीक है, ये है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ऐसा डिफरेंस इंजन भी आपने देखा, और ये एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, कब इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने? एनालिटिकल इंजन को कब बनाया था? ठीक है, देखिए चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया था। कब किया? 1833 में इसको बनाया था। किसको? एनालिटिकल इंजन को। क्लियर है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1822 में किया। और एनालिटिकल इंजन को कब बनाया? 1833 में बनाया था। ठीक है, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसकी विशेषता क्या थी? देखिए एक चीज जान लीजिए, ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन था उसको अपग्रेड करके फिर एनालिटिकल इंजन बनाया था। उसी को क्या किया था? अपग्रेड किया था, उसमें कुछ नए चेंजेस किए थे, जो उसके बाद कौन सा? एनालिटिकल उसको नाम दिए। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद किसको? डिफरेंस इंजन को। डिफरेंस इंजन को अपग्रेड करने के बाद फिर दूसरा कौन सा कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कब बनाया? 1833 में बनाया था। क्लियर है। चलिए
देखिए यहाँ पर रेफरेंस इंजन अपग्रेड करके एनालिटिकल इंजन को बनाया था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एनालिटिकल इंजन जो था वो दशमलव के बाद के 50 अंक तक गणना कर सकता था। कितने? 50 अंकों तक वो गणना कैलकुलेशन कर सकता था, दशमलव के बाद के 50 अंकों तक। और जो हमारा डिफरेंस इंजन वो कितना था, वो 20 अंक तक ही बस कर सकता था। और ये एनालिटिकल इंजन ये 50 अंक, दशमलव के बाद के 50 अंक तक वो गणना कर सकता है। ठीक है, कौन? एनालिटिकल इंजन। क्लियर? इतना दो चीज का क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफिनेशन, कंप्यूटर का डिफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, कंप्यूटर का परिभाषा क्या है? ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा को समझते हैं। कंप्यूटर का परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा ध्यान से देखिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बिजली से चलता है, करंट से चलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग को पता है, जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? वो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अंकगणितीय और तार्किक। ठीक है, दो गणनाएं करता है कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा, अंकगणितीय और तार्किक। अब अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना क्या होता है? ठीक है, अंकगणितीय गणना कौन क्या होता है और तार्किक गणना क्या होता है, यानी लॉजिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है। आइए देखिए, अंकगणितीय गणना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें आपका क्या आता है? प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, ये चार आते हैं किसमें? अंकगणितीय गणना में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, प्लस माइनस गुणा और भाग। और लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या होता है? बाकी वो प्लस माइनस को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं, जैसे आपका होगा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट। ठीक है, ये सब क्या है? लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं तार्किक गणनाएं बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कंप्यूटर का डिफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है, अंकगणितीय गणना क्या होता है? अंकगणितीय गणना जैसे प्लस माइनस गुणा और भाग, ये क्या होता है? अंकगणितीय गणना होता है। तार्किक गणनाएं क्या होते हैं? तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें आपका होता है इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, ब्रैकेट। ठीक है, ये सब क्या है? लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कैसे समझते हैं इसको थोड़ा सा, आइए। डेटा, कंप्यूटर क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में यानी सूचनाओं में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर किसी भी डेटा को किसमें? सूचनाओं में परिवर्तित करता है। कैसे करता है समझते हैं। देखिए डेटा, डेटा यानी कि इनपुट, पहले हम कंप्यूटर को क्या कुछ इनपुट देंगे डेटा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनपुट। ठीक है, कुछ भी हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब यहाँ पर प्रोसेस, प्रोसेस कंप्यूटर में कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू करता है प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद फिर हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, ही सूचना, जिसे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? तो कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे परिवर्तित करा? कोई डेटा है, पहले हम इनपुट दिए,
उसके बाद कंप्यूटर यानी सीपीयू उसको प्रोसेस किया यानी उसको हल किया, उसके बाद फिर हमको रिजल्ट मिला, आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन, सूचना। ठीक है, कैसे किसी डेटा को पहले प्रोसेस हो रहा है, उसको हल किया जा रहा है, उसके बाद फिर हमको रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। ठीक है, कैसे, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। डेटा क्या है? ठीक है, अब इसमें डेटा क्या है, डेटा क्या है, चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए डेटा हमारा जो होता है वो एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, यानी कच्चे तथ्य होते हैं। ठीक है, क्या होता है? कच्चे तथ्य। डेटा क्या है? तो डेटा हमारे कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। देखिए आप सिंपल सा एक उदाहरण इसका हम बताते हैं। जैसे आप गूगल पर जाइए, आपको किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर आप गलत मीनिंग टाइप करेंगे और गूगल आपको उसका सही मीनिंग बताता है। ठीक है, आप जो मीनिंग आपको जिसका मीनिंग नहीं पता है, स्पेलिंग आपको नहीं मालूम है, आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं, तो वो क्या हो गए? कच्चे तथ्य, यानी कि हमको इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको नहीं पता है। और गूगल उसका जो सही मीनिंग बताता है वो क्या हो गया? पक्के तथ्य हो गए। ठीक है, और आपको एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है जिसका आपके पास उसका जवाब नहीं पता है, कोई क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं यहाँ पर हम इंटू 2, अब इसका हमको आंसर नहीं पता है कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर हमको नहीं मालूम है कि कितना होगा। तो सबसे पहले ये क्या है? अभी कच्चे तथ्य, यानी इसका अभी हमको जवाब नहीं पता है ये क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जब हम इसको कंप्यूटर में कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटर से पूछेंगे, और ये जब इसको जोड़ के जो आंसर बताएगा वो क्या हो गया? पक्के तथ्य हो गए। यानी किसी भी चीज़ का जो हमको जवाब नहीं पता तो वो क्या हो गए? वो डेटा क्या है? कच्चे तथ्य होते हैं। और जब उसका हमको जवाब पता चल जाता है उसे हम बोलते हैं पक्के तथ्य। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि हम गूगल पर गए, वहाँ पर गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं तो क्या है? कच्चे तथ्य, क्योंकि हमको पता नहीं है। और गूगल उसका जब सही मीनिंग हमको बताता है, सही स्पेलिंग बताता है, तो क्या हो गए? पक्के तथ्य हो गए। समझ में आया? चलिए आइए, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? चलिए इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। देखिए यह एक आउटपुट, इंफॉर्मेशन सूचना है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करके, यानी प्रोसेस होने के बाद जो हमको आउटपुट, इंफॉर्मेशन, सूचना। तो इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना है जो हमको आउटपुट मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? समझते हैं, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ईडीपी क्या है? कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा या डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ईडीपी क्या है? कि कंप्यूटर द्वारा किसी भी डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, सॉरी, ईडीपी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ईडीपी कहलाता है। समझ में आया? ईडीपी क्या होता है? ईडीपी कंप्यूटर द्वारा किसी भी सूचना को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू, सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू को और किस किस नामों से जानते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सीपीयू को हम
प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीपीयू को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप आदि नामों से इसको हम जानते हैं या कहते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोसेसर भी बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप, ठीक है। इन सभी नामों से हम सीपीयू को जानते हैं, बुलाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, देखिए सीपीयू के भाग, कौन कौन से सीपीयू के भाग होते हैं। तो देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं, देखते हैं कौन कौन से, समझते हैं उसको। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये 3 का होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कौन कौन से, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है, यानी एमयू, ये 3 भाग होते हैं सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू के कितने भाग, 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एलयू, सीयू और एमयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम याद रखेंगे सीपीयू के भाग। अब इसमें एक एक का काम समझ लेते हैं कि इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है और मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है, ठीक है। डिटेल से सभी के बारे में पढ़ते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, जो आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, इसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले समझते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बारे में समझते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये 3 भाग हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब एएलयू, ये क्या करता है, यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, ठीक है। क्या करता है, ये गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, कौन, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन क्रियाएं करता है, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। और सीयू क्या करता है, सीयू का काम क्या होता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। क्या करता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है, ठीक है, समझ में आया। सीयू का क्या काम होता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। अभी हम इसके और डिटेल से पढ़ेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करता है, इसका क्या काम होता है, एमयू का, यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो वो उसके स्टोरेज का काम करता है, यानी स्टोर करके रखने का काम करता है। मेमोरी काम ये होता है, जो आपके कंप्यूटर मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क, एसएसडी जो भी लगे, उनका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, कोई भी हो। तो वही है मेमोरी का, यानी कि जो गणनाएं कर रहा है कंप्यूटर, सीपीयू यानी प्रोसेस करता है गणितीय या तार्किक क्रियाएं जितने भी होते हैं, चाहे वो आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, नंबर वाला हो या कोई भी हो, उन सभी जितने भी गणनाएं करता है उसको कौन स्टोर करके रखता है, मेमोरी, मेमोरी में ही सारी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो मेमोरी क्या काम है, यह इनपुट से आउटपुट प्राप्त हुए डेटा को क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है। स्टोर करने का काम किसका होता है, मेमोरी यूनिट का, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम सीयू को समझ लेते हैं, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। में आपका जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, आपका
जो एलयू होता है गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं, जो भी होता है आपका प्लस माइनस नंबर वार कैलकुलेशन, ये सब सारे कितने जो कौन से होते हैं आपका अंगगणितीय और तार्किक क्रियाएं होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये किसको कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, इसका काम। सीपीयू जो है आपका एएलयू, वो तो गणनाएं कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, चाहे उसको कोई भी कैलकुलेशन, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं अंगगणितीय और तार्किक क्रियाएं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, वो समझ में आया। लेकिन ये कंट्रोल यूनिट जो है सीयू, सीयू ये क्या कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में मैंने कोई भी डेटा दिया, ठीक है, उसको सीपीयू ने प्रोसेस किया, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को हमने प्रिंट करने के लिए बोला, ठीक है, कंप्यूटर को हमने कोई प्रिंट दिया, ठीक है, प्रिंट दिया। अब यहाँ से जब मैंने कंप्यूटर में कोई गाना प्ले किया, तो ऐसा नहीं ना कि हमने यहाँ पर सॉन्ग प्ले किया और वो प्रिंटर से छप के निकलने लगे, क्या ऐसा होता है? नहीं। हम जिस काम के लिए करते हैं, अगर मैंने गाना प्ले किया तो गाना कहाँ बजेगा, स्पीकर में आपका सुनाई देगा, स्पीकर में। क्या ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में अपने गाना प्ले करें और वो प्रिंटर से छप के बाहर निकलने लगे, ऐसा होता है? नहीं, ठीक है। क्या होता है, हम गाना प्ले करेंगे तो स्पीकर में सुनाएगा। क्या ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर कोई चीज है उसको हम जब प्रिंट करें, ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर थे हम सीयू कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। थोड़ा स्लाइड चेंज हो गया है, देखिए। तो यहाँ से जब हम कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जब यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में गाना प्ले करते हैं तो वो कहाँ सुनाई देता है, स्पीकर में हमें सुनाई देता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं, यहाँ से कोई पेपर हो कुछ भी हो, हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर से छप के निकलता है। क्या ऐसा होता है कि आप गाना प्ले करें और प्रिंट से छप के बाहर निकलने लगे, या तो आप प्रिंट करें और वो गाना चालू हो जाए, स्पीकर चालू हो जाए, ऐसा होता है? नहीं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सिग्नल को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि हमने गाना सॉन्ग इसमें कोई गाना प्ले किया है तो वो स्पीकर में बजना चाहिए, कौन बताता है उसको, रूट कौन दिखा, रास्ता कौन दिखाता है, कौन काम करता है, सीयू आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही सबको कंट्रोल करता है कि आप अगर प्रिंटर प्रिंट करना है तो प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर से छप के निकलता है, आप कोई गाना प्ले करते हैं तो स्पीकर में गाना सुनाने लगता है, या तो आप कंप्यूटर में आप एम एस वर्ड ओपन कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि एम एस वर्ड ओपन कर रहे हैं तो एक्सेल ओपन हो जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हम करते हैं उस काम को ही वो करता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, सीयू करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। क्लियर है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट का सभी को पता है, मेमोरी यूनिट का काम होता है भंडारण का। वो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जो भी डेटा मिलता है उसे स्टोर करके अपने पास रखता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी आपके डेटा होते हैं कहाँ स्टोर होता है, सब हार्ड डिस्क एसएसडी में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं डाटा, ठीक है।
डाटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक और एक गैर संख्यात्मक। ठीक है, डाटा दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सभी लोग याद रखेंगे, पढ़ेंगे। डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक डाटा होता है, एक होता है गैर संख्यात्मक। अब ये संख्यात्मक डाटा किसे कहते हैं? ठीक है, यानी न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जो होता है जिसमें आपका आता है, देखिए ध्यान से, न्यूमेरिक डाटा संख्यात्मक डाटा जिसे बोलते हैं, इसमें 0 से 9 तक के जितने भी संख्याएं आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक किसे कहते हैं? यानी गैर संख्यात्मक डाटा, जिसमें ए टू जेड, ए से लेके जितने भी हमारे होते हैं आपका अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक, वो सब किस में आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। और जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर साइन होते हैं, जैसे स्टार, हैश, है ना, और भी होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, है आपका स्लैश, ये सारी चीजें किस में आता है? अल्फा न्यूमेरिक में, यानी गैर संख्यात्मक डाटा में ये सब सारी चीजें आते हैं। क्लियर इतना? एक बार फिर से देखिए, डेटा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है न्यूमेरिक डाटा यानी संख्यात्मक डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक यानी गैर संख्यात्मक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में आपका 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सब न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक में जो होते हैं वो ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट होते हैं वो सब किस में आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। बाकी जितने भी स्पेशल कैरेक्टर साइन होते हैं वो सभी किस में आएंगे? अल्फा न्यूमेरिक में आएंगे। क्लियर है? यहां तक सभी समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन रहा, कंप्यूटर का परिचय। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास हो रहेगा वो होगा कंप्यूटर का विकास। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या होगा? कंप्यूटर का विकास। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो भी हमने सभी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जो भी आपका क्लास में हमने पढ़ा है, जितने भी हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, उन सभी से अब हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।